वी विल एक्सप्लोर कि महाराष्ट्र सीईटी की कैसे शानदार तरीके से तैयारी करनी है. देयर आर सम चेंजेस इन द पैटर्न. लेट्स क्विकली एक्सप्लोर दैट एंड स्ट्रैटेजाइज द बेस्ट पॉसिबल वे. एग्जाम को एस करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल. इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर कि महाराष्ट्र सीईटी की कैसे शानदार तरीके से तैयारी करनी है. There are some changes in the pattern. Let's quickly explore that and strategize the best possible way to come out with flying colors in this particular exam. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए महाराष्ट्र सीईटी में इस बार चेंजेस हुए हैं और चेंजेस बेनिफिट के लिए ही हैं. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 150 टू 120. तो कभी भी किसी भी एग्जाम को एस करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. So in this case there will be 120 questions, right? और duration भी 120 minutes ही है. So आपको 1 minute per question मिलता है. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग का सेक्शन रहेगा. जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड. सो वेरी सिमिलर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लैट, राइट? अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको जो एलोकेशन ऑफ टाइम है वो वाइजली करना है एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड एनालिसिस. तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा ऐसा एरिया है जो आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की तरह काम करता है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो आपको थ्रेट की तरह लगते हैं, यानी कि आपको सोचने में भी डर लगता है. एंड उसी हिसाब से वाइजली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए. देखिए आपको हर सेक्शन पे इक्वल कमांड होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी सेक्शन मिस कर गए तो आप अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? अब जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो हर दिन ऐसा गोल सेट करिए विच इज़ डूएबल, प्रैक्टिकल, राइट? कई बार हम ऐसे इम्प्रैक्टिकल गोल सेट कर देते हैं जो हम अचीव ही नहीं कर पाते और उससे हमें डीमोटिवेशन आता है और अपना प्रोग्रेस भी रुकता है. The next important suggestion would be, as far as legal aptitude and legal reasoning is concerned, you should understand fundamental legal principles and terminologies. This is really important. And then you could practice specific legal reasoning based questions. जीके और करंट अफेयर्स में कोशिश करिए कि जो रीसेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में आप अपडेटेड रहें, और सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, लॉ और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आपको आने चाहिए. सो इट्स नॉट दैट करंट अफेयर्स, बट जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है उसमें भी आपको सॉलिड होना ज़रूरी है. एज फार एज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इज कंसर्न्ड, आप डिफरेंट टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट होती हैं. तो जितना आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोजर लेंगे उतनी इफेक्टिवनेस आएगी एग्जाम में, उतना आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे. इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी बिल्ड करते रहिए, अग्रेसिवली रीड करिए, क्योंकि जितना आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंफर्टेबल रहेंगे उतना आप क्वेश्चंस को ईज के साथ सॉल्व कर पाएंगे, राइट? बाकी फंडामेंटल क्लैरिटी आपको ओवरऑल रीडिंग सेक्शन की, ग्रामर की, वोकैबुलरी की होना ज़रूरी है. वो आपकी परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन करता है एग्जाम में, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज, एज फार एज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज कंसर्न्ड, कई बच्चों का बहुत ही चैलेंजिंग एरिया होता है, ट्रबलसम लगता है, पर ये एरिया में भी आपको एक्सेल करना इंपॉर्टेंट है. तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज करिए, राइट? और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ताकि स्पीड एनहांस हो, एक्यूरेसी इंप्रूव हो. जब तक मैथ्स में आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी वो ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं कर सकते. तो सबसे पहले फाउंडेशन पे काम करिए, फंडामेंटल क्लैरिटी लीजिए, फिर एप्लीकेशन देखिए उन स्ट्रैटेजीज का, फिर एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स पे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज कि आपको मॉक्स देने हैं. यू हैव टू स्टिमुलेट एग्जाम लाइक कंडीशंस, राइट? इनफैक्ट वेरी सिमिलर टू एग्जाम, क्योंकि उसी से आप प्रिपेयर होंगे टू एक्चुअली फेस द डी डे. कई बार हम क्या करते हैं, हम मॉक्स देने में लापरवाही कर जाते हैं या ड्यू डिलिजेंस नहीं देते या एग्जैक्टली सिचुएशन को, एग्जाम लाइक सिचुएशन को एप्लीकेट करने की कोशिश नहीं करते. फिर एग्जाम कई बार आपको बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू नॉट वांट. वी शुड बी रियली कंफर्टेबल इन आवर एग्जाम, और जितना आपका कंफर्ट लेवल होगा एग्जाम में उतना आपके सक्सेस के चांसेस एनहांस हो जाते हैं. और कभी भी आप मॉक दें उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है विद वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस. जितना टाइम आप एनालिसिस पे देंगे उतना आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई होंगे. एक मॉक से दूसरे मॉक की तरफ बढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से मॉक्स का एनालिसिस करें, राइट? वेरी रिग्रेसली. यहाँ पे बिल्कुल
भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जितना वीक एनालिसिस होगा उतना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा, इट इज़ बिकॉज मे बी द एफर्ट इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो आपका एनालिसिस आपको हेल्प करेगा टू पुट द एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो अच्छे से एनालिसिस करिए, टेबल्स बनाइए, एक्सेल शीट्स बनाइए, आइडेंटिफाई करिए आपका आंसर क्या था, करेक्ट आंसर क्या है, आपने क्या रीजनिंग लगाई, करेक्ट क्वेश्चन की रीजनिंग क्या थी, गैप कहाँ पर आया, और फिर उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करिए। सो बिटवीन 2 मॉक्स आपको सॉलिड एनालिसिस करना है और वीक एरियाज पे काम करना है। सो दीज आर फ्यू सजेशंस दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर, राइट। देन ऑफ कोर्स रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आप इन सिंक रहेंगे। तो जो अभी आपने नोट्स बना रखे हैं विच विल बी वेरी कंसाइज, टू द पॉइंट, रेलिवेंट, उन नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, स्पेशली इन टॉपिक्स लाइक जीके एंड करंट अफेयर्स, बिकॉज यू शुड बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड, राइट। तो रेगुलर रिविजन तो हेल्प करता ही है, उससे रिटेंशन सॉलिड हो जाता है। और पूरे एग्जाम टाइम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, राइट। आपकी पिछले एग्जाम्स की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट इस एग्जाम की परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ना चाहिए। सो कीप दिस इन माइंड एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू रियली वेल इफ यू फॉलो दीज सजेशंस एंड एडवाइसेस। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।